गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाइए और इन दो चेहरों को टकटकी लगाकर निहारिए। एक है पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दूसरे हैं वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव के लिए एक ने साल 2023 में जिस हथियार को रामबाण बताया था, दूसरे उसी हथियार को साल 2025 में कचरा बता रहे हैं, और वो भी अपने घर के नौकर से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, बस देखते जाइए कि एसआईआर में कौन कौन से खेल सामने आते हैं और केंचुआ खुद से खुद को कितना फंसाता है। कहावत है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कुछ वही हाल हमारे केंचुआ का हो गया है। बेचारा चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आखिर सवालों से कितना बचे और दुम दबाकर कहां तक भागे? आखिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितना झूठ बोले? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक ऐसा दावा किया है जो उसकी पूरी मंशा पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहा है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने डुप्लीकेट वोटर पकड़ने के मामले में पहले भी एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सवाल उठा तो केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर ऐसा जवाब दिया है कि पहले केंचुआ की पूंछ फंसी थी, अब गर्दनियों फंस गई है। और ज्ञानेश कुमार तथा राजीव कुमार एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आने लगे हैं। मसला बड़ा गंभीर है, ढेर सारे सवाल हैं और सवालों के भीतर बहुते बवाल है, इसलिए टकटकी लगाकर देखते जाइए। उधर सोनम वांगचुक के मामले में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है वो दर्शा रहा है कि चोर की दाढ़ी में कितना तिनका है और कितना बड़ा बड़ा तिनका है। अब ये चोर कौन है, आप लोग अपने हिसाब से पता लगाइए। आनी पानी दोस्त, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्नासेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि जब बिहार में SIR हो रहा था तभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये वाली रिपोर्ट जारी किया। इसमें बताया गया था कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 14,35,000 से ज्यादा वोटर संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर पाए गए। और तो और अलग अलग परिवारों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के बहुत सारे वोटर फर्जी एड्रेस और काल्पनिक एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। यानी एक ही घर में कई धर्म के लोग और उस घर का भी कुछ अता पता नहीं, यानी हवा में। यानी कुल मिलाकर पिछली रिपोर्ट में पता चला था कि बिहार में 14,35,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर बचे हुए हैं। मगर उस दौरान केंचुआ की तरफ से कहा गया कि अभी तो SIR चले न रहा है जी, हम उसको ठीक कर लेंगे। और तो और ज्ञानेश कुमार ने 5 अक्टूबर को यह दावा किया था कि 22 साल के बाद हमने बिहार की वोटर लिस्ट को एकदम प्योरीफाई कर लिया है। हालांकि इनकी बात पर भरोसा कौन करे, इतनी बेरहमी से झूठ बोलते हैं कि सरेआम पकड़ा जाते हैं। अमृत काल में विश्वगुरु ने सभी चेले चपाटों को अपनी तरह पूरी तरह से खुलेआम झूठ बोलना सिखा दिया है, एकदम बेहयाई से। साथ ही साथ सच से भागना भी सिखा दिया है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि नेता लोग सच से भागेंगे तो जनता दौड़ाना छोड़ दे। छोड़ने का नहीं, दौड़ाते रहिए। और जब दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही फिर से इस बात का खुलासा किया है कि चुनाव आयोग ने SIR में डी डुप्लीकेशन एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं किया। यानी जिस सॉफ्टवेयर से डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ा जा सकता था, फर्जी वोटरों को हटाया जा सकता था, उसका प्रयोग ही नहीं किया गया। यह रिपोर्ट भी अपने आप में चौंकाने वाली थी। अगर आपको सफाई करनी है तो सफाई वाला हथियार यूज करेंगे ना, परंतु यदि आप हथियार नहीं यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सफाई करने के नाम पर क्या हो रहा है, ढोंग। 12 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि यह सॉफ्टवेयर नाम, उम्र, फोटो और एड्रेस का मिलान करता है। 2024 के आम चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बिहार में SIR के लिए इसे यूज नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार की वोटर लिस्ट में 14,35,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर रह गए थे और 1 करोड़ से भी ज्यादा हवाई एड्रेस वाले वोटर रह गए। यहां तक के मामलों पर हमने पहले ही बात किया था। इस रिपोर्ट का जिक्र संभवतः सुप्रीम कोर्ट में हुआ और इसके जवाब में अब केंचुआ ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है उससे केंचुआ का दोनों मुंह फंस गया है। आमतौर पर भले ही केंचुआ का एक मुंह होता हो, लेकिन देश में जो केंचुआ है ना, हमारे देश का जो केंचुआ है, उसके 2 मुंह हैं। तब तो इतनी सफाई से झूठ बोलता है। देखिए, ये रिपोर्ट बता रही है कि साल 2018 में चुनाव आयोग ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो कि मशीनी तरीके से डुप्लीकेट की पहचान करता था। यह सॉफ्टवेयर राज्य चुनाव अधिकारियों के पास भी था ताकि वो अपने अपने राज्यों में इसका इस्तेमाल कर सकें और डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जा सके। डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही आदमी का नाम कई जगह पर दर्ज है, एक ही फोटो या एक ही एड्रेस बार बार प्रयोग हुआ, ये सब कुछ पकड़ा जा सकता था। इसलिए न जाने कितने लाख या करोड़ रुपए खर्च करके ये सॉफ्टवेयर बना होगा या फिर केंचुआ ने खरीदा होगा। ये पैसा आप ही के टैक्स का है। पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया, लेकिन जब बिहार में SIR कराने की बात आई तो केंचुआ ने इसका प्रयोग नहीं किया। अगली बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है
ये केंचुआ का 2023 का मैनुअल है। इसमें उसने इसी सॉफ्टवेयर को जोरदार तरीके से प्रयोग करने का आह्वान किया था और इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा, कारगर और न जाने क्या क्या बताया गया था, यानी डुप्लीकेसी को पकड़ने में सक्षम था, बहुत बढ़िया था। साल 2023 इसी सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग कैंपेन मोड में इस्तेमाल करने का आदेश जारी करता है और वो आदेश आज तक लागू है, यानी उसे वापस नहीं लिया गया, कम से कम कागजी तौर पर तो लागू है। परंतु अब बिहार एसआईआर में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करने को लेकर जब सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट में केंचुआ ने कह दिया कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना गड़बड़ था कि उसको यूज नहीं करना ठीक है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। यानी साल 2018 में जो सॉफ्टवेयर बना, जिसको सालों से प्रयोग किया गया, 2023 में आदेश देकर बाकायदा कैंपेन मोड में इस्तेमाल करने को कहा गया, साल 2025 में वही सॉफ्टवेयर इतना खराब हो गया कि बिहार में उसका यूज नहीं किया गया। यह कहना है केंचुआ का। अभी 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खराब बता दिया। तो आप जरा सोचिए कि इसी सॉफ्टवेयर से साल 2024 का चुनाव भी निपटाया गया। यदि ये खराब है तो फिर वो चुनावी लिस्ट भी खराब होगी जिसके आधार पर 2024 का चुनाव हुआ, और उस लिस्ट के आधार पर हुआ चुनाव भी खराब होगा। इसके अलावा तमाम राज्यों के चुनाव भी हुए, अलग अलग राज्यों में भी इसका इस्तेमाल हुआ, तो क्या वो सारे चुनाव खराब हुए? समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि यह सॉफ्टवेयर गड़बड़ कैसे है, और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, जो अब तक सही था वो अब इतना गड़बड़ कैसे हो गया, इसके बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि बिहार एसआईआर में उसका तरीका थोड़ा सा अलग था। उसने नागरिकों पर यह छोड़ दिया कि लोग 2 बार अपना रजिस्ट्रेशन न करवाएं। यानी चुनाव आयोग को अपने सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं था, अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं था, खुद पर भरोसा नहीं था। उसने जनता पर छोड़ दिया कि आप लोग भैया 2 बार रजिस्ट्रेशन मत कराइएगा, बड़े ईमानदार हैं आप लोग। अब आम आदमी तो 2 बार रजिस्ट्रेशन करवाता नहीं है, लेकिन चुनाव को चोरी करने के लिए जो डकैत बैठे हैं समाज में, उन पर चुनाव आयोग ने भरोसा कैसे कर लिया? क्या केंचुआ को नहीं मालूम कि इस देश में आचार संहिता क्यों बनानी पड़ती है? अगर लोग इतने ही ईमानदार होते तो चुनाव में आखिरी दम तक हर पार्टी, हर कैंडिडेट ये प्रयास करता है कि कहां से जुगाड़ लगा लें, अपना वोट बढ़ा लें। और तो और अब तो बीजेपी के लोगों पर यहां तक आरोप लगने लगे हैं कि ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटवा देते हैं, फर्जी नाम जुड़वा देते हैं, वोट डालने से रोकते हैं। पैसा बांटने का तो हमारा इतिहास रहा है, मुर्गा दारू पर बिकने का हमारा हिस्ट्री है। तो जिस देश में इस लेवल पर चुनावी चोरी होती है, वहां पर चुनाव आयोग ने लोगों पर छोड़ दिया कि भैया हम लिस्ट की जांच नहीं करेंगे, डुप्लीकेट वोटर की जांच नहीं करेंगे, आप लोग बहुत सीधे साधे ईमानदार मानुस हैं, 2 बार रजिस्ट्रेशन मत कराइएगा। केंचुआ का यह दावा ठीक वैसे ही है जैसे उसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पर जब आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा तो केंचुआ ने कह दिया कि हमने 2 बड़ी पार्टियों के 2 नेताओं को छोड़ दे रखा है, यानी किसी बात की कोई जवाबदेही नहीं। ऐसा लगता है कि यह देश इनकी बपौती हो गई है, जिसको चाहे जब चाहे छूट दे देंगे अपनी मर्जी से, और जिसको चाहे जब चाहे लपेट देंगे वो भी अपनी मर्जी से। सवाल यह है कि बिना डुप्लीकेशन रोके और छांटे बिहार की वोटर लिस्ट तैयार हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मौजूद रहे, और अब 14 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर किसके चुनाव परिणाम को किस हद तक प्रभावित किए होंगे, आप लोग अंदाजा लगाते रहिए। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि वोटर लिस्ट को हम एकदम शुद्ध कर देंगे। अब यदि वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं हुई तो चुनाव को शुद्ध कैसे माना जाए? और यदि बिहार का चुनाव शुद्ध नहीं है तो कथित रूप से चुनाव चुनी हुई सरकार कैसे शुद्ध मानी जाएगी? कैसे कहा जाएगा कि यह जनादेश वाली सरकार है? वैसे भी हमने बार बार कहा कि बिहार का चुनाव वोट चोरी का ऐतिहासिक उदाहरण है। अब तक भारत में ही नहीं, शायद दुनिया में वोट चोरी का ऐसा कांड कहीं देखने को नहीं मिला होगा, और वोट चोरी हर लेवल पर। अब तो चुनाव आयोग ने अपने आप को इतना ज्यादा गिरा दिया है कि उसे संवैधानिक संस्था कहने में भी शर्म आती है भीतर से। सोचिए, एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ लोगों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, घूस। मैंने आपको पटना शहर के बीचों बीच की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई थी जब आचार संहिता लागू होने के बाद जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर बैनर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लगे हुए थे। साल 2024 के चुनाव में भी यही चल रहा था। वोटिंग के दौरान क्या कुछ हो रहा है, कैसे कैसे आरोप लगे, कैसे पुलिस पर लोगों को रोकने का आरोप लगा, विपक्ष के वोटरों को धमकाने का आरोप लगा, नाम देखकर, जाति देखकर वोट डालने से रोकने का आरोप लगा। बहुत सारी कहानियां सामने आई, मगर सबसे खतरनाक मामला वोटर लिस्ट का है। अब सवाल वही है कि यदि आपको बीमारी ठीक करनी है तो दवा खिलाएंगे, आपने दवा खिलाई नहीं और कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक हो गई। ये कैसे संभव है? क्योंकि बीमारी सबको दिख रही है, बीमारी पकड़ी गई है। कहा गया कि मैनुअल तरीके से हम डुप्लीकेशन को पकड़ लेंगे, लेकिन यदि पकड़ लिए होते तो लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर कैसे बचे रहते? यानी कुल मिलाकर बिहार का चुनाव चुनावी डकैती का ऐतिहासिक उदाहरण बनकर रह गया है, और इस डकैती में सबसे बड़ा हाथ
चुनाव आयोग का ही नजर आता है, क्योंकि वो अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में बार बार उलझा हुआ है। कभी ज्ञानेश कुमार झूठ बोलते हैं, कभी आधी अधूरी जानकारी देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दिया कि एसआईआर के दौरान 26 लाख लोगों को साइक्लो स्टाइल्ड नोटिस जारी करके उनसे अपनी पात्रता साबित करने को कहा गया था, और एसआईआर प्रक्रिया के बाद भी अंतिम वोटर लिस्ट में अभी तक लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर बचे हुए हैं। यानी डुप्लीकेट वोटरों की लाखों की संख्या लेकर बिहार में वोटर लिस्ट बनी, चुनाव हो गया, चुनाव परिणाम आ गया, नरेंद्र मोदी के गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें आ गई, जो कि असंभव है। ठीक वैसे ही असंभव लगता है जैसे मध्य प्रदेश की जीत असंभव थी, गुजरात की असंभव थी, हरियाणा और कहीं ना कहीं दिल्ली की भी असंभव थी। ध्यान रखिएगा, मैं बात जीत की नहीं बल्कि प्रचंड जीत की कर रहा हूं। यदि ऐसा न होता और चुनाव आयोग ईमानदार होता तो सवालों के जवाब देता, डरता डराता नहीं। सालों साल अदालतों में मामले लटके रहते हैं, और अब तो और भी ज्यादा लटकेंगे, लिख के रख लीजिए। क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि होली बाद इस पर सुनवाई करेंगे। अभी टाइम नहीं है। अब देखिए दूसरी होली आने वाली है, इंतजार करिए कब तक हुजूर को टाइम मिलता है सुनवाई के लिए। वैसे याद दिला दें, भाजपा नेताओं के यहाँ जाकर हलवा पूड़ी खाने का टाइम हुजूर के पास है, यहाँ वहां घूमकर भाषण देने का टाइम भी है, डिंगे हाँकने का भी टाइम है, बस सुनवाई करने का टाइम नहीं है, वो भी लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मामले पर। मगर सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यह है, और पिछले कई साल से मैं इसको दोहरा रहा हूं, कि परीक्षा हाल में यदि कोई परीक्षार्थी अपने आदमी को इन्विजिलेटर के रूप में लगाना चाहता है, वो भी जबरदस्ती लगाना चाहता है, झगड़ा करके लगाना चाहता है, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? यही ना कि परीक्षा में नकल करेगा, चोरी करेगा। इतना सब देखने के बाद भी देश का विपक्ष किसके भरोसे चुनाव लड़ने जा रहा है? यदि कॉपी जांचने वाला ही बिका हुआ है, चोर है, किसी का पक्ष ले रहा है, स्पष्ट रूप से ले रहा है, तो फिर आप चाहे जितनी बढ़िया कॉपी लिख दीजिए, उत्तर दे दीजिए, आपका फेल होना पक्का है। सामने वाला कुछ भी न लिखेगा, कॉपी न भी जमा करेगा तो कोई और लिख के टॉप करवा देगा। आपको बता दें कि पिछले कम से कम 7-8 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संबंधी जितनी भी याचिकाएं गईं, ज्यादातर ठंडे बस्ते में ठेल दिया। साल 2019 के चुनाव से संबंधित जो मामले थे, उसकी सुनवाई 2024 के चुनाव के दौरान चल रही थी। सोचिए, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था पर सवाल उठता है, और उससे भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था उस सवाल को 5-5 साल तक दबाए रखती है। 5 साल बाद सब कुछ ठन ठन गोपाल हो जाता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले जब एसआईआर का ऐलान हुआ तो अपनी पहली वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि एसआईआर बिहार में अभूतपूर्व चुनाव परिणाम लाएगा। और तो और एनडीए का सीट बंटवारा जिस दिन हुआ, उस दिन भी मैंने बीजेपी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार कितनी सीटें जीत सकते हैं, इसका एकदम सटीक आकलन आपको दिया था। ये वाली वीडियो और चुनाव परिणाम को एक साथ मिलाकर देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्य रखता हूं या ज्ञानेश कुमार गुप्ता हमारे रिश्तेदार हैं। उनकी हरकतें, उनकी कार्यशैली और बीजेपी का टारगेट और इन लोगों का इतिहास इसी चुनाव परिणाम की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पूरे सिस्टम से दूर जब मुझे इतना सब कुछ दिख जाता है, अंदाजा लग जाता है, तो विपक्ष और विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं दिखता? उन्हें दिखता नहीं है या फिर देखना नहीं चाहते। पिछले दिनों किसी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव का बहिष्कार इसलिए नहीं कर रहे ताकि भाजपा वाले वोट चोरी करते हैं, ये बात जनता में फैल जाए, लोगों को पता चल जाए, लोगों को दिख जाए। अब सवाल यह है कि जनता को कितना पता चलवाना चाहते हैं आप? जनता ने हरियाणा में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, दिल्ली में भी देख लिया, और अब तो बिहार में भी देख लिया। जिस जनता को लोकतंत्र की फिक्र है, जो जागरूक हैं, उसे सब कुछ दिख रहा है, वो देख चुके हैं। और जिसे नहीं दिख रहा है उसे कभी नहीं दिखेगा, लिख कर रख लीजिए। क्योंकि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने की नौटंकी कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा? बाकी देखते जाइए, आने वाले वक्त में और क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। भला किसने सोचा था कि सोनम वांगचुक जैसे राष्ट्र प्रेमी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया, देश के बच्चों को शिक्षा देने में, देश का नाम ऊंचा करने में और हमारे सैनिकों को सुरक्षा देने के लिए लगा दिया, उन्हें देशद्रोह जैसी धाराओं में नजरबंद कर लिया जाएगा। और अभी जब सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट में इस हिरासत के खिलाफ पहुंची हैं, तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वांगचुक की बात सुप्रीम कोर्ट में रखने की बात की। इस पर मोदी सत्ता के वकील, ध्यान रखिएगा, सरकार के वकील आपके पैसों से चलते हैं, उन्होंने कह दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ना ठीक नहीं होगा। यदि हम सोनम वांगचुक के मामले में ऐसा करते हैं तो फिर हमें देश भर के सभी दोषियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। सोनम वांगचुक कोई अपवाद नहीं है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में बंद किया गया है। अब जरा सोचिए कि वांगचुक यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तो उससे सरकार को क्या तकलीफ हो जाएगी, क्या घट जाएगा? क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परमाणु बम पटक देंगे? आतंकवादी हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपना पक्ष रखेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सच बोलेंगे तो झूठ के मठाधीशों की पोल खुल सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका कितना बड़ा बड़ा है, आप अंदाजा लगाइए। जो ईमानदार होता है वो छाती तान के सामने आता है और कहता है कि मेरी बात सुनिए, आप भी अपनी बात रखिए। बाकी कहानी सबको पता ही है, लेकिन दुख इसी बात का है कि खेल वोट चोरी का हो या वांगचुक की हिरासत का, हर मामला हम सबको पता है और हम सब बार बार ये प्रमाणित कर रहे हैं कि क्यों हजारों साल तक हम गुलाम रहे। इन दोनों ही मुद्दों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।